नमस्कार, मैं भूपेश शिमवाल और आप देख रहे हैं आवाज़ 24/7। इस समय हमारे साथ हैं पर्यटन और रक्षा राज्य मंत्री और सांसद हमारे अजय भट्ट जी हमारे साथ हैं। और आज रुद्रपुर आगमन पे आपका स्वागत है अजय भट्ट जी आवाज़ 24/7 के साथ। धन्यवाद। अ, भट्ट जी क्योंकि पर्यटन भी आप ही देख रहे हैं। पर्यटन को लेके ही पहला एक सवाल आपसे रहेगा क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे संजय वन है, ठीक है? उसको लेके आपका गुलरबोज डैम है, झील आपने टिहरी में झील काफ़ी अच्छी वहाँ पे डेवलप कराई। पर वही डेवलपमेंट कहीं न कहीं यहाँ गुलरबोज डैम, संजय वन और यहाँ पे और भी नानक मत्ता में भी 1-2 डैम हैं। उसके विकास के लिए क्या ऐसी हैं कि ताकि यहाँ पे पर्यटन बढ़े? हमने अभी टिहरी डैम के लिए एक अच्छी धनराशि वहाँ दी थी, जिसका आप सबको पता भी है, उसका कार्यक्रम भी हुआ। यद्यपि हम उस दिन आ नहीं पाए। इसी तरह से गुलरबोज जो डैम है, इस पर अभी नावों की प्रतियोगिता करवाई थी और जो टीमें यहाँ चुन के गई है, उन टीमों को नेशनल लेवल पर फिर सेलेक्ट किया गया। तो इस तरह से जैसे हमारे बगल में ही जिम कॉर्बेट पार्क है, गुलर भोज है और हमारी नानक मत्ता का यहाँ पर डैम है। इसी तरह से 2-3 डैम, भोगपुर डैम है। तो इनके लिए मैंने यहाँ की गवर्नमेंट को लिखा हुआ है, पर्यटन विभाग को, कि इसका प्रपोजल क्या-क्या हो सकता है, उसे बना के दीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट गाइडलाइन बनाती है और अगर राज्य सरकार वित्तीय सहायता कुछ चीज़ों की मांगती है तो प्रसाद और स्वदेश दर्शन दो हमारे पास ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए हम तुरंत उसके लिए धनराशि देते हैं अगर वो हमारी जो उसके नियमावली है उसमें वो आ जाते हैं, कवर होते हैं। तो अभी इस साल हमने स्वदेश दर्शन में दो चीज़ें छांटी हैं। वो एक चंपावत में माननीय मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में, दूसरा पिथौरागढ़ में। एक साल में 2 ही देते हैं और ये अ, इनकी जो कॉस्ट लागत होती है वो भी 50 करोड़, 80 करोड़, 100 करोड़ ऐसे जाती है। छोटे-मोटे नहीं, बड़े होते हैं। पहले हम छोटे-छोटे देते थे। अब हमने इस बार से किया है कि इसमें हैंडसम अमाउंट मिले और उसी के अंदर सब कुछ हो, टुकड़ों में ना बाँटा जाए। सारी चीज़ों की सुविधा वहाँ पर मिल जाए। नाव चलती हो डैम में तो नाव भी चले और आपको छोटी हट हट बनानी है आपको तो हट भी बने। जो तैरने वाली हट है वो बनानी है तो वो भी बनाए। वो लेकिन डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट हमारी कंसर्निंग गवर्नमेंट किस प्रदेश की कैसे अपने वहाँ के टूरिज़्म के लिए माँग करती है। तो इसलिए मैं समझता हूँ अभी जैसे संजय वन पूछा आपने, हाँ, ये 30-35 साल से भी ज़्यादा समय से बंद पड़ा है। इतना अच्छा, इतनी अच्छी चीज़ देख के मन प्रसन्न हो जाता हाँ, है। अभी आप काफ़ी एक्टिव रहे इस बीच मतलब हाँ, वहाँ पे मैंने आपने 2-3 3 बार वहाँ पे अपनी विज़िट 3 करी। 3 बैठकें करी हैं, जिलाधिकारी, पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, फॉरेस्ट विभाग। अब वो फॉरेस्ट की लैंड है, 20 लाख रुपए उसको एक अभी। जंगल सफारी वहाँ पे भी ऐसे जैसे हमारे रामनगर में होता हाँ, है वैसा ये हाँ, वो क्योंकि अब ये प्रवेश द्वार भी है ये शहर का अभी बड़ा हमारी योजना ये है कि दिल्ली से नैनीताल जब कोई जाते हैं, तो बीच में कहीं पर भी कोई ऐसा स्टॉप नहीं है, जहाँ वो रुकें, बच्चों के साथ फ्रेश हो जाएँ। इतने लंबे से वॉशरूम वगैरह जाएँ, ब्रेकफ़ास्ट ले लें और वहाँ जंगल का आनंद लें, झील और झरनों का आनंद लें। तालाब भी वहाँ पर है। हुँ। तो उसके लिए हमने कहा दोबारा क्यों चालू ना हो इसको? अब हमारा राज्य बन गया है, जो चीज़ आज से 30 साल, 40 साल पहले से चल रही थी, अचानक छोटी-मोटी बातों से बंद कर दी, ये नहीं होना चाहिए। तो सारे अधिकारी भी सहमत थे और मुझे लगता है कि वो हम बहुत आगे उसमें बढ़ रहे हैं धीरे-धीरे, कुछ पैसे की और ज़रूरत है। मैंने उसमें यहाँ की सरकार से भी कहा है, अगर केंद्र से कोई डायरेक्ट देने की योजना है, तो उसमें भी मैंने कहा है कि अगर है तो देखिए। 3, 4, 5 करोड़ रुपए मिल जाएगा तो बहुत अच्छा काम हमारा वहाँ चले जाएगा। वहाँ से फिर एक सफारी, जंगल सफारी जिस तरह से चलाते हैं हम, अपने जिस डैम में हमने नावों की अभी प्रतियोगिता करवाई, गुलर भोज, गुलरपुर से। तो वहाँ तक और वहाँ से कॉर्बेट तक ये योजना है। और 2 जगह भी हो सकता है, यहाँ से हम ऐसी ही जंगल सफारी टाइप में एक जिप्सी, ओपन जिप्सी इस टाइप की हम अपने नानक मत्ता तक भी चला सकते हैं। अगर एक यहाँ लोकल में डैम है हमारा वो पीछे ये इस किच्चा के पास, किच्छा में, उसका नाम है डोरा डो डोरा डोरा डाम। अगर डोरा डाम में भी कुछ हो सकता है,
धोरा डाम, हाँ, तो उस धोरा डाम में भी अगर कुछ हो सकता है तो उसके लिए भी मैंने प्रपोज़ल दिया है। अब विभाग देखिए कितनी जल्दी बना के देता है। अगर विभाग दे देगा तो उसके बाद से कई चीज़ें हमको और तेज़ी से काम करने में यहाँ पर सुविधा होगी और यहाँ के लोगों को पर्यटन का आनंद मिलेगा। जो बाहर से लोग आ रहे हैं, वो सिर्फ़ जिम कॉर्बेट के अंदर ही घूमते हैं। उनको और भी चीज़ें हप हमारी इतनी खूबसूरत हैं, वो देखने को भी मिलेंगी। जी, एक सवाल अभी मैंने कुछ दिन पहले यहाँ पे एक हमारे रुद्रपुर में शायद ये प्रदेश का भी सबसे बड़ा हाईटेक आईएसबीटी बस अड्डा बन रहा है रुद्रपुर में। और जो कि अहमदाबाद जो सबसे अच्छा हाईटेक बस अड्डा माना जाता है, उससे भी अच्छा शायद यहाँ पे बन रहा है। पर कहीं न कहीं ये सवाल उठता है जब हम हल्द्वानी जाते हैं, क्योंकि वो भी आपका संसदीय क्षेत्र ही है। क्योंकि वहाँ पे कहीं न कहीं हमें ये देखने को मिलता है कि वहाँ पे जो बस अड्डे की माँग है, वो अटकी हुई है। और एक अंतर्राष्ट्रीय वहाँ पे स्टेडियम काफ़ी समय से लंबित है। कार्य उसका अधर पे लटका हुआ है। उस पे अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में मैं स्वयं अभी निरीक्षण किया है मैंने कुछ दिन पहले। मैंने कहा भी इतना बड़ा आपने यहाँ पर धनराशि खर्च की है, इसका उपयोग क्यों नहीं हो रहा है? अब काफ़ी गेम्स वहाँ होने लगे हैं। तैराकी के बच्चे गोल्ड मेडल लाए थे छोटे बच्चे और किस्में छोटे-छोटे तालाब गाँव के तालाबों में तैर के। तो मैंने उनके लिए वो भी खुलवा दिया वहाँ। मैंने कहा शुरू करिए। बस अड्डे की बात भी आई है, स्टेट गवर्नमेंट का विषय है लेकिन लगी है, गवर्नमेंट लगी हुई है। ये मैंने भी सवाल कहीं न कहीं ये उठते हैं क्योंकि वहाँ के विधायक कांग्रेस के हैं, इसलिए शायद वो एक कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वहाँ पे उतना विकास नहीं हो रहा है। देखिए विकास कार्यों में कभी भी कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा नहीं आनी चाहिए। बस अड्डा होगा तो आम जनता के लिए होगा। उसमें कांग्रेस के व्यक्ति भी हो सकते हैं, उनकी विचारधारा भाजपा की भी हो सकती है, बसपा की हो सकती है, सपा की हो सकती है या अन्य जितने भी दल हैं उनकी हो सकती है। गाँव में सभापति का चुनाव लड़ते हैं, उसमें कोई मत नहीं भी देता है। कोई सभापति ये थोड़ी कह सकते मैं तेरा सर्टिफ़िकेट नहीं बनाऊँगा क्योंकि तूने वोट नहीं दिया। ये तो प्रजातंत्र की खूबी है। 14-15 दिन जब चुनाव चलते हैं उस समय सारी तू-तू, मैं-मैं भी प्यार में होती है, मर्यादित भाषा में और एक-दूसरे के खिलाफ बोलते भी हैं, अपने को अच्छा दिखाते भी हैं। वो एक प्रजातंत्र का एक तरीका है लोकतंत्र का, चुनाव का। लेकिन उसके बाद तो सबको एक होना चाहिए। तो कहीं न कहीं जैसे मोदी जी बोलते आ रहे हैं कि इस पूरे भारत में शुरू से जितनी भी योजनाएँ, परियोजनाएँ जितने भी वो हैं, वो केवल 3 नामों पे ही हुए हैं। और उन्हीं नामों में से एक नाम वो स्टेडियम के पे भी है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उस नाम की वजह से वो उसका विकास अटका हुआ है? इससे कोई मतलब नहीं है। हमारे वहाँ इतना छोटा सोच नहीं होता है। नहीं, ये तो अभी मोदी ने संसद में नहीं, बोला है नहीं, कि उनकी ये क्योंकि सारे नाम कहीं न कहीं ये इंगित है इतने सालों से, नहीं, 70 बात सालों में। बात इसलिए सही है। अभी आपने देखा कि जितने हमारे परमवीर चक्र प्राप्त किए थे, उनके नाम तो नहीं रखे हमने। और अभी देखा मोदी जी ने कम से कम सारे जितने परमवीर चक्र प्राप्त थे, जितने भी चक्र जो विजेता थे हमारे, अब वो यहाँ है नहीं इस संसार में अभी इस समय। उनके नाम पर द्वीपों का नामांकन किया ना सबने देखा अभी, कितनी बड़ी बात है। तो इसी तरह से उनका मतलब ये था कि जो डिग्निटीज़ हैं सबका नाम अपनी सामने आ रहा सबके नाम आने चाहिए बारी-बारी से। है। मतलब ये देखा जा रहा है कहीं अभी न कहीं। देखिए प्रधानमंत्री संग्रहालय सिर्फ़ माननीय हमारे पूर्व जो प्रधानमंत्री हैं उनके नाम से चलता था, दिल्ली में। हाँ, जवाहरलाल नेहरू। आज मोदी जी के ज़माने में जवाहरलाल नेहरू जी का बाकायदा सम्मान हुआ है। सारे उन्होंने क्या-क्या किए वो लिखा है। लेकिन उनके बाद हमारे जितने प्रधानमंत्री आए हैं, उनके कार्यकाल में क्या हुआ, लाल बहादुर शास्त्री जी ने क्या किया, नरसिम्हा राव जी ने क्या किया, इंदिरा जी के ज़माने में क्या हुआ, एक-एक का जितने आज तक हुए हैं, मोदी जी का तो कार्यकाल चल ही रहा है अभी। हर एक की उपलब्धियाँ लिखी हुई हैं। देश कैसे आगे बढ़ा ये लिखा हुआ है। तो आज देखिए देखने लायक है, टिकट भी पड़ता है उसका, अपना इतिहास भी देखते हैं। कम लोगों को पता है कि जो मूल प्रति हमारी संविधान की है, उसमें राम जी की मूर्ति हैं, सपरिवार शिव जी की हैं, गणेश जी हैं। वो हमने पंथ निरपेक्ष करके हटा दिया पिछली सरकार ने, लेकिन मूल प्रति आज भी वही देखेंगे आप। उसके अंदर रखी है, संसद के अंदर भी वही है। उसमें सारे चित्र लगे हैं। कम देश की जनता को कम है, नई पीढ़ियों को पता तक नहीं है, ये हमारा संविधान था। तो ये सब चीज़ें देखनी चाहिए, वहाँ आना चाहिए। इसलिए ऐसा तो वो कहीं कह रहे हैं कि हम वहाँ पे हम इसका हम विकास होगा।
बिल्कुल, हम अकलुषित भाव से काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, तभी तो आज देश इतना ऊपर उठ गया है। यूक्रेन और रसिया में आज भारत की तरफ नज़र लगाए हैं कि मोदी जी का स्टैंड क्या रहता है। कल भी वहाँ के कलाकार ने थे जहाँ पे बच्चियों यहाँ को बात करी है, हमारी सरकार से बात करी है, तो इसलिए मोदी जी को तो कभी छोटा सोचता भी नहीं, छोटा सोचते भी नहीं है, तभी तो देश आज इतना राइज़ कर रहा है। एक अभी एक आग लगी हुई है इस पूरे प्रदेश में जो पेपर लीक को लेके और युवाओं में काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है। वहीं कहीं न कहीं धामी जी भी ये बोल चुके हैं कि हम सीबीआई जाँच के लिए राज़ी हैं, पर कहीं न कहीं जो अविलंब ना हो, जो परीक्षाएँ जो उन्होंने कैलेंडर घोषित किया है, उसको लेके भी वो पहले उस ओर अग्रसर होना चाहते हैं। पर जो युवा जो आक्रोशित हैं, वो कहीं न कहीं उस लाठी चार्ज को लेके और सीबीआई की जाँच को लेके अड़े हुए हैं। उस पे क्या बोलेंगे? देखिए, साफ हमारा मानना है, हमारे बच्चे हमारे हैं। विघ्न डालने वाले भी हमारे हैं उत्तराखंड के, सरकार भी हमारी है। लाठीचार्ज किन कारणों से हुआ, जैसे भी हुआ, अच्छा नहीं हुआ। ये सब मानते हैं, हमारी सरकार भी मानती है। लेकिन हमारे बच्चों के बीच में कुछ लोग भड़काने के लिए आगे जाके पथराव उन्होंने शुरू करा, बदनाम हमारे बच्चे हो गए। ये बात सामने आ रही है। इसीलिए गढ़वाल कमिश्नर की देखरेख में मजिस्ट्रेटी इंक्वायरी प्रारंभ कर दी गई है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अभी किसी को ब्लेम करना उचित नहीं है। सरकार उसके बाद बहुत सख्त कदम लेने वाली है, चाहे कितना बड़ा अधिकारी हो। बच्चों का हम क्या कहें, अपनी मांगों पर बैठते ही हैं बच्चे। हमारे ही तो बच्चे हैं, कोई बात आई होगी, गए, बैठ गए। लेकिन कुछ लोगों ने जो भड़काया, जिस तरह से पथराव स्टार्टिंग करा, उससे पुलिस ने अपना बचाव किया, ये बात भी आ रही है। बात क्या थी उसको देखा जाएगा। लेकिन ऐसे मौके पर संयम नहीं खोना चाहिए दोनों पक्षों को। और जो दूसरे किस्म के लोग, भड़काने वाले लोग होते हैं और जो आगे जाते हैं, उनसे सतर्क भी रहना चाहिए। पर उससे ऑर्गेनाइजेशन बदनाम होता है। धामी जी ने कहीं भी उस पूरे जो घटनाक्रम के लिए कहीं भी माफ़ी नहीं माँगी, ना तो वो किया। पर वहीं आपके पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र जी ने सीधे-सीधे कहा कि देखिए माफ़ी माँगनी चाहिए। देखिए, त्रिवेंद्र जी ने कोई एक बात कही, वो वरिष्ठ नेता हैं। जैसे मैं अगर कोई बात कह देता हूँ, तो वो जो उन्होंने कह दिया उसमें सारे सम्मिलित हैं ना, कोई विरोध भी तो नहीं किया। त्रिवेंद्र जी का विरोध भी नहीं किया। भाई, खेद प्रकट किया है हम सब लोगों ने कि ऐसा नहीं होना था, हमारे बच्चों को चोट लगी। वो दुर्भाग्यपूर्ण है, वो तो हम भी कह रहे हैं, इसीलिए तो जाँच हो रही है। अब माफ़ी माँगना, पर्सनली कोई बात कहना, एक व्यक्ति ने बोल दी जो बोल दी। अब बोल दी तो उसको काट भी तो नहीं रहे हम। उन्होंने नहीं कहना चाहिए था, कह दिया, वो उनका विचार है। हम माफ़ी क्या, हम अंदर-अंदर ही हम तो बहुत ही चिंतित हैं, हमारे मुख्यमंत्री बहुत चिंतित हैं, मेरी उनसे बात हुई। बच्चों के साथ नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये हमारी पीढ़ी है, हमारे बच्चे हैं। उनकी बेहतरी के लिए सोचना हमारा कर्तव्य है। माफ़ी माँगने से क्या हो जाएगा? अगर माफ़ी माँग लिया या उन्होंने माँग ली, क्या हो गया? अगर नहीं माँगते तब भी क्या हो रहा? लेकिन जो मूल कॉज़ है, रूट कॉज़ है, उसको देखना है ना। अपने बच्चों का जीवन कैसे अच्छा हो, कैसे सुधरें, कैसे उनके लिए बेहतरी के कार्यक्रम हम लागू करें, परीक्षाओं को कैसे रेगुलर करें और क्यों ऐसी नकलें हो रही, लीकेज करने वाले कौन लोग हैं, उनको पकड़ें। ये एक न एक बार तो इस कीचड़ को साफ करना ही पड़ेगा ना, लंबे समय से चल रहा है। कोई हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कोई आदेश थोड़ी दिया था, कोई शामिल थोड़ी हैं। जैसे-जैसे पकड़ में आया, अभी तक लगातार जितने भी लीकेज हुए हैं, जितने भी बड़े-बड़े ऑफिसरान आए हैं, वो सब के सब जेल के अंदर हैं। नहीं, ये भी लेकिन हिम्मत का काम है। कईयों को ज़मानत मिल गई है। ना, जमानत में तो वो तो जुडिशियल अधिकार है। आप कोई कोई मर्डर करता है, 302 का केस होता है, जमानत देती तो हम कोर्ट को चैलेंज तो नहीं कर सकते ना। जमानत तो आपका ऐसा है, कोर्ट के स्वविवेक पर आधारित होता है जमानत, एज़ राइट नहीं होता है। अगर कोर्ट को लगता है कि जमानत देने योग्य है, दे देगी, उसको कोई बोल भी नहीं सकता है। अगर आपको लगता है जमानत ठीक नहीं दी, तो ऊपर जाते हैं। इसलिए उस पर हमें ज़्यादा बोलना उचित नहीं है। माननीय न्यायालय हमारे लिए सर्वोच्च न्याय का मंदिर है। बहुत धन्यवाद। एक आखिरी सवाल अफ़वाहों का बाज़ार गर्म है कि कहीं न कहीं कोश्यारी जी भी वहाँ से वापस आ चुके हैं और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं, अफ़वाहें हैं कि कहीं न कहीं मुख्यमंत्री के रूप में आपका अब न क्योंकि शायद कह रहे हैं शायद परिवर्तन होने वाला है कि आपका नाम भी उसमें सामने आ रहा है। इसको देखिए। बिल्कुल परिवर्तन नहीं हो रहा है। धामी जी ही हमारे मुख्यमंत्री हैं और रहेंगे। कहीं से कहीं तक ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि ये सब अफ़वाहें, उत्तराखंड छोटा राज्य है, बहुत जल्दी फैलती हैं ऐसी अफ़वाहें।
क्या गलती है हमारे मुख्यमंत्री की? कोई बताए? क्यों करेंगे? इतना अच्छा काम कर रहे हैं, युवाओं में विशेषकर क्रेज है और कहीं पर ऐसी दुर्घटनाएँ हो जाती हैं, हम उसे अच्छा थोड़ी मान रहे हैं, उनको भी कष्ट है, छात्रों के साथ जो हुआ है। और जहाँ तक कोश्यारी जी की बात रही है, कोश्यारी जी हमारे उनकी छत्र छाया है, हमारे सीनियर हैं। वो रिजाइन दे के आए हैं बाकायदा वहाँ से और उन्होंने ये भी कह दिया मैं भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता नहीं लूँगा। तो लोग जो तरह-तरह की बातें उड़ाते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम जैसे लोगों को उन्होंने आगे बढ़ाया, हम में संस्कार डाले, चाहे त्रिवेंद्र जी हों, चाहे धामी जी हों, चाहे धन सिंह जी हों, चाहे प्रकाश जी आज नहीं रहे वो हों। ऐसी कई पीढ़ियों को कोठारी जी ने यहाँ पर बनाया है, आज उनकी लगाई पौध वृक्ष बनते जा रहे हैं। तो इसलिए कोश्यारी जी के बारे में उनका मार्गदर्शन आगामी लोकसभा चुनाव में और आगामी चुनाव में जगह देते हैं वो मार्गदर्शन। अब तो वो गवर्नर के पद से मुक्त हो चुके हैं। हर जगह उनका मार्गदर्शन हमको मिलेगा। वो हमारे लिए पाथेय होता है, हमारे सीनियर लीडर हैं। इसलिए न तो कोश्यारी जी के बारे में कोई गलतफहमी किसी के ऊपर रहनी चाहिए और न धामी जी बदलेंगे, मुख्यमंत्री बदलेंगे, जो बात कह रहे हैं, बिल्कुल मैं इसको बहुत दावे से कहता हूँ कि निराधार है और सत्य से परे है, अफ़वाह मात्र है, गलत फैला रहे हैं, विपक्ष के लोग फैला रहे हैं। धामी जी मुख्यमंत्री हैं, रहेंगे। आपने देखा खटीमा से उनको प्रेम नहीं मिला, ऊपर से मिला, बहुत बड़ी मेजॉरिटी से जीते, दोबारा भी तो मुख्यमंत्री आए। सबसे पहले मैंने कहा धामी जी ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे उस समय भी और मेरी ही वाणी में उस समय निकला कि 50,000 से ज़्यादा से निकलेंगे। आज मैं फिर कह रहा हूँ कहीं कोई ऐसी नहीं है, सारी अफ़वाहें हैं। धामी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं और रहेंगे। ये थे हमारे साथ अजय भट्ट जी और आपने देखा काफ़ी तीखे सवालों के साथ हम आगे भी ऐसे तीखे सवालों के साथ हम आपके सामने आते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा आवाज़ 24/7 के साथ। मैं अपने सहयोगी वीरू के साथ। जय हिंद, जय भारत।